स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वी लर्नर्स पर। तो स्वागत है मित्रों, एग्ज़ाम के इस अंतिम घड़ी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, ताकि आपका हिंदी का जो सेक्शन है आपके एग्ज़ाम में वो बिल्कुल भी एक भी प्रश्न उसका जो है गलत ना होने पाए। इस कोशिश में, इस प्रयास में मैं आपके साथ हमें लगा हुआ हूं, और इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ में एक बार फिर से हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बड़ा पुलिंदा बना करके, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हैं हम। और निश्चित रूप से ये जो हम 40-50 क्वेश्चन करने वाले हैं इस पूरे सेक्शन में, इससे एक आध क्वेश्चन ज़रूर आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो निश्चित रूप से दिल थाम के बैठिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। खग ही जाने खग ही की भाषा। क्या है? खग ही जाने खग की भाषा। मतलब यह लोकोक्ति है, हमारे ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, जो लोगों के द्वारा ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहा जाता है। और इस लोकोक्ति का आपको क्या बताना है? उचित अर्थ बताना है। 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। ये पिछले ईयर के पेपर से लिया हुआ प्रश्न है, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जानना, पक्षी अपनी ही भाषा स्वयं समझते हैं, या फिर समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं। इसमें इसका सही उत्तर बताएंगे, जल्दी से इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या है हम देखते हैं। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर डी। ये जो लोकोक्ति है, खग ही जाने खग ही की भाषा, इसका उचित अर्थ क्या है कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं। जो समान प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जैसे जो ठग व्यक्ति होते हैं, वो ठगों की भाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तुरंत ही। पुलिस वाले व्यक्ति जो होते हैं वो पुलिस वालों की भाषा समझते हैं। ऐसे ही व्यापारी लोग व्यापारियों के इशारे समझ जाते हैं, भाषा बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्हीं संदर्भ में क्या कहा जाता है, ये उक्ति कही गई है, लोकोक्ति, जिसका नाम है खग ही जाने खग ही की भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने है, निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जल्दी से बताएंगे। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 2 वर्ण जब मिलते हैं तो एक जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? हिंदी में संधि कहते हैं, समास कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से बताएंगे। आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है PYQ से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अंतिम घड़ी में आप इनको ज़रूर ही समझ के चलिए। ये जो है 1 नंबर का प्रश्न है आपका, जल्दी से बताएंगे। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है, जब 2 समवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, मतलब जो पहला वर्ण होता है, जैसे देव धन आलय, 2 शब्द हैं हमारे पास, देव और धन आलय। तो देव का जो आ है लास्ट में, वह जो वा के पीछे छोटा आ लगा हुआ है वो, और आलय का जो पहला शब्द है आ, ये आ और आ मिलकर के क्या बन जाते हैं? बड़ा आ में परिवर्तित हो गए और पूरा नया शब्द क्या बना? देवालय। उसी प्रकार से देखो, परी इच्छा, परी का जो नीचे का ई है सबसे बाद का, ई और इच्छा का पहला शब्द, तो परी ई और ई मिलकर के बड़ी ई में बन जाते हैं और ये परीक्षा हो जाता है। ये दोनों ही जो उदाहरण हैं वो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। और दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? समान वर्णों के विकार से मेल से जो क्या होता है कि उसका दीर्घ स्वर बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसको दीर्घ स्वर संधि, जैसे आ के बाद आ आया तो बड़ा बन गया, ई के बाद ई या बड़ी ई आती है तो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से बनने वाले परिवर्तन को या विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके अलावा अब कर्कश शब्द का विलोम क्या होता है? कर्कश, लोगों की बहुत ज़्यादा ध्वनि जो होती है, देखते हैं ना, कर्कश होती है, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? बहुत ही सरल है, जल्दी से बताएंगे। तो कर्कश शब्द का जो विलोम होता है वो ऑप्शन नंबर सी, मधुर होता है। ठीक है, ये कर्कश का विलोम होता है। जबकि कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल होता है। जो कठोर दिया था इसका क्या होता है? कोमल होता है। विवेकी का जो विलोम होता है अविवेकी होता है। ठीक, और विनम्र का होता है धृष्ट। धृष्ट,
बहुत विधिष्ट व्यक्ति जो होता है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या था? सी, ऑप्शन नंबर सी, मधुर। कर्कश का जो विलोम शब्द है वो मधुर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम क्या कहेंगे, बताएंगे? जो व्यक्ति इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कहते हैं इंद्रजीत। भाई इंद्रजीत, इंद्रजीत कौन था? जो रावण का पुत्र था, रावण का पुत्र, उसने जो है इंद्र पर विजयी प्राप्ति की थी, तो उसको क्या कहते थे? इंद्रजीत कहते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, अगला प्रश्न आपके सभी की स्क्रीन के सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर बताएंगे। उच्च कुल में जो व्यक्ति पैदा होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? धनी कहते हैं उसको, सवर्ण कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, या कुलीन कहते हैं? जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पेट की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बताओ जल्दी बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा कुलीन या सवर्ण, जल्दी बताओ। कुलीन, इसका सही उत्तर क्या है? आंसर नंबर डी, कुलीन। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। भाई ये हमारे मास्टर साहब का आशीर्वाद है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें परीक्षा में सफलता दे। ये हम प्रश्न चेंज कर देते हैं, ईश्वर तुम्हें ईश्वर तुम्हें परीक्षा में क्या दे? सफलता दे। जिस परीक्षा को आप अटेंड करने जा रहे हैं, ये हमारा आशीर्वाद है कि ईश्वर हमें आपको जो है उसमें सफलता दे। तो अर्थ के आधार पर इस वाक्य का वेद बता दीजिए। अगर जो आपने अर्थ के आधार पर इस वाक्य का वेद बता दिया तो ये आशीर्वाद आपके लिए है और आप सफलता हो जाएंगे, पक्का सफल हो जाएंगे। बताइए, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का भेद बताना है। क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, या निषेधवाचक वाक्य है? जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर बताएंगे। जो सही उत्तर बता दिया उसको ये आशीर्वाद मिल गया समझ लो। ठीक है, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक वाक्य है। अर्थात मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें परीक्षा में सफलता दे। ठीक है, तो जिस वाक्य से इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है इसे, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे एक इच्छावाचक वाक्य है। समझ गए? प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न, वैसे ही विस्मयवाचक में आश्चर्य होता है, और निषेध वाक्य में, वाचक वाक्य में क्या होता है? मना किया जाता है। ठीक है, मनाही होती है उसमें। ठीक है, नहीं का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? चलो भाई, हमारी इस क्लास का तो श्री गणेश हो चुका है और आपके सिलेक्शन का भी श्री गणेश होना है इसी क्लास के बाद से। तो आप अब बता दीजिए कि श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश का विलोम क्या श्री राधा होता है, या इति श्री होता है, या विनाश होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इति श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री होता है। अभी देखा होगा जब आप कोई शुभ काम करते हैं तो आप पंडित जी से पूजा वूजा करवाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि श्री गणेश, और जब वही शुभ काम जो है वो समाप्त होता है या मंत्र पंडित जी बोलते हैं वो ख़त्म होता है तो बोलते हैं इति श्री। ठीक है, तो इति श्री का मतलब होता है समाप्त हो जाना किसी शुभ काम का, और श्री गणेश का मतलब किसी शुभ काम की शुरुआत होना। ठीक है, समझे? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। देखो इसमें से 4 हैं, 4 में से 3 जो हैं फूल के पर्यायवाची हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि सुमन का पर्यायवाची नहीं है की जगह जल्दी से सुमन लगा दिया। ठीक है, तो इसमें बताना है फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सुमन, पुष्प, कुसुम, तनुजा। बताओ, इसमें तो सुमन होता है भाई, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तनुजा नहीं होता है। सुमन, पुष्प, कुसुम, फूल, ये सब किसके? फूल के पर्यायवाची हैं। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? प्रसून, लांत्रांत, मंजरी, गुल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? फूल के। जबकि तनुजा जो है वो बेटी या पुत्री का पर्यायवाची होता है। समझ गए? आगे बढ़ें। हाँ, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भाई रस का प्रश्न आ गया भाई, ये गन्ने वाला रस नहीं है, ये हिंदी में जो रस होते हैं उनका प्रश्न है। ठीक है,
तो बताइए किस रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है बताना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। और रस जो है बहुत ही रसीले होते हैं, लोग मतलब कि वो रस नहीं फलों वाला, ये हिंदी के रस होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कौन सा रस होता है बताओ। वीर रस होता है, श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है या शांत रस होता है? जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या है। कौन सा रस रसराज कहलाता है? इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस, जो ऑप्शन नंबर सी है, श्रृंगार रस, जिसमें जो है वो जो है क्या कहा जाता है कि प्रेमी और प्रेमिका के जो प्रेम संबंध होते हैं, मिलन और इस तरीके के जो कविताएं इस रस पे लिखी जाती हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो इस रस को जो है श्रृंगार रस को सारे रसों का राजा कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब कुछ कविता है, पंक्तियां हैं 4, ये 3 पंक्तियां हैं, इनमें बताना है। मन रे तन कागद का पुतला, लो लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ये इसका अर्थ समझा देते हैं। देखो, मन रे कागज़ का पुतला, कहता है कवि क्या कह रहा है कि जो हमारा मन को समझा रहा है कि भाई ये जो तन है हमारा, जो हमारा जिस्म है वो कागज़ का पुतला है, जैसे कागज़ का पुतला होता है। और जैसे ही इसमें बूंद, जैसे कागज़ के पुतले में बूंद पानी गिरता है और वो जो है विनाश हो जाता है, उस कागज़ का छिन्न भिन्न हो जाता है एक क्षण में, वैसे ही ये भी हमारा जो हमारा तन है, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा ये जो बॉडी है ये भाई तो ये कागज़ का पुतला है। एक दिन इसको जो है ज़रा सी आग लगा करके लोग सुहा कर देंगे, घास जो है मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा जल करके। तो फिर कवि कहता है कि मन से कि गर्व करे क्या इतना, किस बात का घमंड है मनुष्य को, हमें किस बात का घमंड होना चाहिए? हमें तो बिल्कुल घमंड नहीं होना चाहिए। हमारे पास है ही क्या, हमारे पास यही तन है बस, और वो भी कागज़ का पुतला जैसा है, जो जैसे ही इसमें एक दिन ये नष्ट हो जाना है पूरी तरीके से। तो किस चीज़ का हमें घमंड है? हम ना तो यहाँ कुछ लाए थे, ना हम यहाँ से कुछ लेकर के जाने वाले हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बहुत अच्छी कविता है, कभी आप पढ़िएगा। लेकिन अभी आप इसका उत्तर बताइए कि इन पंक्तियों में रस कौन सा है भाई। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की कि श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। तो हम अभी इन पंक्तियों में जो ऊपर की पंक्तियाँ अभी दी हुई हैं, जिनका अर्थ अभी हमने आपको समझाया, इसका जो है सही उत्तर क्या है बताएंगे? जल्दी से बताएंगे कौन सा रस सही है इसमें, बताओ जल्दी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शांत रस। शांत रस की पंक्तियाँ हैं ये, क्योंकि ये हमारे मन को क्या कर रही हैं, शांत कर रही हैं। ये पंक्तियाँ जो सुन लेगा वो क्या नाचने गाने लगेगा? नहीं, और ना ही वो भक्ति से भर जाएगा, ना ही वो रोने लगेगा जो करुण रस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे मन को शांति देने वाली पंक्तियाँ हैं। तो इसलिए जिससे शांति का रस प्राप्त हो रहा है तो इसको शांत रस बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम लिखा हुआ है, देखो, जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। जब हमको अन्य सारे विषय सुख संसाधनों से विराग हो जाए, वैराग हो जाए और हमारा मन शांत हो जाए, जिसको ऐसे जिस साहित्य को सुन करके, जिस कविता को सुन करके, तो ऐसी कविता में, ऐसी पंक्तियों में हम कौन सा रस ढूंढते हैं? शांत रस होता है। ठीक है, समझ गए? और ये एक्सप्लेनेशन तो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? जल्दी बताएंगे। ये भाई एक छंद होते हैं जिनमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसको कहते क्या हैं? दोहा कहते हैं, सोरठा कहते हैं, रोला कहते हैं, चौपाई कहते हैं। सही उत्तर क्या है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या है? चौपाई है। ऐसा छंद जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं की पंक्ति होती है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? चौपाई। और ये चौपाई क्या होता है? एक सममात्रिक छंद होता है, मतलब कि इसमें हर जितनी लाइनें होती हैं चारों में बराबर ही मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको सममात्रिक छंद भी कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और चरण के अंत में दीर्घ गुरु के बाद ह्रस्व लघु का वर्ण आना वर्जित है। मतलब दीर्घ स्वर के बाद इसमें जो है गुरु वर्ण के बाद इसमें लघु वर्ण लास्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर जो कोई चौपाई की रचना कर रहा है।
ठीक है। तो चौपाई की बहुत सारी रचनाएं हैं। एक उदाहरण आपको हम बताते हैं, देखो हमने लिख रखा है यहाँ पे, गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तो ही करी विमल विवेक विमोचन बनहु रामचरित भाव विमोचन। ठीक है, ये देखो एक चौपाई यहाँ पे हमने लिख रखी है, और ये चौपाई में आप देख सकते हैं कि 4 पंक्तियाँ हैं, चारों में 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है, और ये चौपाई है। ठीक है, आप तो नहीं भूलेगा कभी चौपाई, हाँ चौपाई अब नहीं भूलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए समझा दिया। ठीक है, अब नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, जो कल्प वृक्ष होता है हमारे शास्त्रों में, उसका पर्यायवाची क्या है? परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष या ये सभी? इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। परिजात भी कहते हैं, कल्पतरु भी बोलते हैं, देववृक्ष भी बोलते हैं, इसके अलावा देवेंद्रम भी बोलते हैं, मंदार भी बोलते हैं, हरिचंदन भी बोलते हैं, कल्पद्रुम भी बोलते हैं, और कल्पवृक्ष तो कहते ही कहते हैं इसको। तो इतने सारे इसके पर्यायवाची हैं। तो इनमें से कोई भी पूछा जाता है या इनमें से सारे ऑप्शन में हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? मतलब कि हिंदी भाषा जो है वो किस भाषा से निकली है? पाली भाषा से निकली है, संस्कृत भाषा से निकली है, अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, या प्राकृत से हुआ है? जल्दी से बताएंगे, ये हिंदी की जननी कौन है? ठीक है, हिंदी की मात जो है, जहाँ से हिंदी निकल के आई है, उसका मूल स्रोत कौन सी भाषा है? जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। संस्कृत इसका सही उत्तर है। वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, और जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ है। हम जो आजकल भाषा बोल रहे हैं, जिस भाषा में बोल करके हम आपको समझा रहे हैं, ये हिंदी की कौन सी बोली है? खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। और ये खड़ी बोली का विकास कब हुआ है? अभी 19वीं शताब्दी में हुआ है हिंदी की खड़ी बोली का। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिंदी की खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। ठीक है, वैदिक संस्कृत से निकल के संस्कृत आई, फिर संस्कृत से हिंदी। ठीक है, और इसकी लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? ये जो हम जिस लिपि में पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है पा आ भा रंस। ठीक है, तो ये जो है, ये लिपि कौन सी है? ये लिपि है देवनागरी। इस लिपि को क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और लोग अक्सर गलत कर देते हैं, इसको हल्के में लेकर के गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल के। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने, बहुत ही तड़कता भड़कता प्रश्न। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। अरे यार, बहुत गलत बात है। तो आप दिन रात अध्ययन करिए, आपको दिन रात अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 से 8 घंटा डेली पढ़िए। निश्चित रूप से हर एग्ज़ाम अगर जो आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो आप प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, और जो अभी आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उसमें भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लेकर के आने वाले हैं। हिंदी के सारे प्रश्न आपके सही हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी की शुद्ध कीजिए। इसमें कहाँ गलती है वो उसको शुद्ध करना है। ठीक है, दिन रात अध्ययन करके वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। हाँ, इसमें अध्ययन को सही करना है। अध्ययन का सही विकल्प इसमें से ढूंढना है। बताओ, ये वाला अध्ययन लिखा सही है, ये वाला अध्ययन सही है, ये वाला या ये वाला? इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? किस शब्द को हम अविकारी शब्द बोलते हैं? हिंदी में ऐसे भी शब्द होते हैं ना जिनको अविकारी बोलते हैं, अविकारी। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनको अविकारी बोलते हैं? क्या संज्ञा शब्दों को अविकारी बोलते हैं, सर्वनाम शब्दों को बोलते हैं, या विशेषण को बोलते हैं, या अव्यय को बोलते हैं? सही इसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अव्यय को क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये अव्यय होते क्या हैं?
इसीलिए आपके नीचे वो बहुत सारा लिख के रखते हैं हम। क्यों रखते हैं? ताकि आपको कोई यही प्रश्न ना सही हो कर पाएँ, आप यहीं पढ़ें तो यहीं सही कर लें। हमारा प्रयास ये रहता है कि आप इस प्रकार का कोई अगला प्रश्न, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न अब आने वाले भविष्य में अगर जो आपसे पूछा जाए तो वो भी आपका गलत ना हो, इसलिए पूरी व्याख्या के साथ में हम आंसर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। थोड़ा सा हमको जो है ऐसा महसूस कराते रहिए कि हम हमारी मेहनत सफल हो रही है, हमारे वीडियो जो है वो आप सभी को लाभ पहुंचा रहे हैं, वरना हम हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए हम लोग बात करते हैं अविकारी शब्द क्या होता है। तो अविकारी शब्द ये तो हमने जान लिया, अव्यय होता है, ये आपको सभी बता देंगे। आप किसी भी चैनल पे देखेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि अव्यय को कहते हैं। लेकिन ये आपको जो हम एक्सप्लेनेशन निकाल के ला रहे हैं, वो जो है एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है। और ये एक्सप्लेनेशन जो है वो एक साथ में उस पूरा टॉपिक क्लियर कर देता है वो। ठीक है, हिंदी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई लिंग है घंटा फर्क नहीं पड़ता, कौन सा वचन है घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको, कारक कौन सा है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। इन्हीं शब्दों को हम अविकारी शब्द बोलते हैं। इनके ऊपर ना तो लिंग का कोई फर्क पड़ता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, वो हमेशा वैसे ही बने रहेंगे। वचन में चाहे एक वचन हो जाए चाहे बहुवचन हो जाए, वो हमेशा वैसे ही बने रहेंगे। कारक में कौन सा कारक हो, उसमें संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, कोई भी हो, वो वैसे ही बने रहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साधु संत आदमी हैं बिल्कुल शब्दों की दुनिया के, तो इनको क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ। ये शब्द कैसे हैं? अविकारी शब्द हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे लिंग बदल जाए, चाहे कोई कारक बदल जाए, चाहे इनका कोई वचन बदल जाए। ठीक है, तो आज के बाद आप अव्यय शब्द नहीं भूलने वाले। ठीक है, एक घंटा ना फ़र्क पड़ने वाले हैं लोग। ठीक है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसके 4 भेद भी होते हैं। कौन कौन से? एक क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये 4 भेद भी होते हैं अव्यय के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर क्या था? अव्यय। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अव्यय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने फिर से, इसको भी लोग अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। और सिंपल सा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखो हमने पहले से लिख रखा है 33, ऑप्शन नंबर सी। 33 टोटल व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। इसको लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलत कर देते हैं, तो आप लोग इसको गलत नहीं कीजिएगा। 33 टोटल व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन पंक्तियों में, पंक्तियाँ शायद टाइप नहीं हुई, चलो, कायर का अर्थ क्या होता है? हमको तो इसी पता होता है, सबको पता होगा कायर का अर्थ। आप लोग कायर थोड़ी हैं। कायर जो लोग होते हैं वो वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कौन देखे, पता इन 40 प्रश्न ही, इन 40 प्रश्नों में आए कौन सी गारंटी है? अरे भाई, गारंटी तो ऐसे किसी पेपर में इतने सारे प्रश्न हैं, किसी की गारंटी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो कायर लोग तो भाग जाते हैं छोड़ करके, और वो उस परिस्थितियों से क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। ठीक है, उनको कष्ट मिल रहा है तो वो कष्ट सह लेते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं, ठीक है, वो संघर्ष करते हैं, हम और आपके जैसे, वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते। बेशक हमारी जो है आर्थिक स्थितियां खराब हो सकती हैं, सामाजिक स्थितियां खराब हो सकती हैं, लेकिन हम उन आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से समझौता नहीं करने वाले। हम उनसे लड़ करके और अपना सपना पूरा करने वाले हैं। आप सभी अपना सपना पूरा करने वाले हैं। तो आप सारे व्यक्ति कैसे हैं? बहादुर हैं, ना कि कायर हैं। तो कायर कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, जो समझौतावादी व्यक्ति होता है, परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। समस्या आती है वो समझौता कर लेता है, दुख आता है समझौता कर लेता है, चैलेंज आता है वो समझौता कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को हम कायर बोलते हैं। ठीक है, और जो संघर्ष करता है वो एक दिन चमक जाता है, जीत जाता है, और वो कभी अपने जीवन में किसी भी समस्या से, किसी भी चैलेंज से समझौता नहीं करता है। ठीक है, वो आप कविता याद कीजिए रामधारी सिंह दिनकर की,
ठीक है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, तो मानव अगर जोर लगा दे तो पत्थर को भी पानी बना देता है। ठीक है, और पहाड़ को भी उखाड़ देता है मनुष्य अगर जोर लगा दे। ठीक है, पहाड़ काट देता है। तो आपके अंदर भी वो हौसला होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। वरना कायर व्यक्ति की तरह अगर जो आप समझौता करने लगे जीवन की परिस्थितियों से, तो फिर आप समझौतावादी व्यक्ति बन के रह जाएंगे और कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से कठिनाई आए, समझौता नहीं कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए। ठीक है, और विजयी आप होंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ समझौतावादी है, ये तो बी है, बी इसका सही उत्तर है, हम लोग समझ लिए। अगला प्रश्न जो है आप सभी के स्क्रीन के सामने है। पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन शब्द, पाहन जो शब्द होता है इसका पर्यायवाची बताएंगे। पाहन, मेहमान, पैर, पर्वत या पत्थर, इसका सही उत्तर बताएंगे। इसमें लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है ना कि पाहुन आ गए, पाहुन आ गए, भाई स्वागत करो, दामाद जी आ गए। तो पाहुन यहाँ नहीं, ये पाहन है। पाहन का अर्थ मेहमान नहीं होता है, पाहुन का अर्थ मेहमान होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पत्थर। पाहन का अर्थ होता है पत्थर, पाहुन होता है वो, छोटे ऊ की मात्रा हाँ में लग जाए तो वो मेहमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाहन शब्द था, इसका सही उत्तर था सी। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ, गलत कितने लोगों का होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। चलो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ होता है। अभी ये वो जो अभी क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना कायर वाला, उससे है ये, उसी का प्रश्न है ये, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि किस प्रकार का जीवन व्यर्थ होता है। जो आदर्शवादी व्यक्ति होता है वो तो भाई महान व्यक्ति होता है, जो आदर्शों पर जीवन यापन करता है, अपने आदर्शों पर जो है अपना प्राण न्यौछावर कर देता है पूरे जीवन भर, तो वो तो महान व्यक्ति होता है। तो खून पसीना जो बहाता है वही तो चमक करके रोशन हो जाता है, सूरज के जैसे चमकता है। तो वो तो हमारा आदर्श होना चाहिए। वो तो हम भी खून पसीना बहा रहे हैं, आप भी खून पसीना बहा करके मेहनत कर रहे हैं आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, जो रुकावटों को ठोकर मारता है, अरे ऐसा व्यक्ति ही तो उसके जीवन में ही तो कोई समस्या नहीं आती, जो रुकावटों को ठोकर मारता हुआ चलता है। ठीक है, तो ऐसा जीवन व्यर्थ है जो समझौतावादी हो, हर चीज़ से समझौता आपको करना पड़े। आपको कुछ खाने पीने का मन है और आपके पास पैसा नहीं है, आप समझौता कर रहे हैं, और आपके ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, बीमारी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, कोई चैलेंज आता है आपके सामने, और आप समझौता करते हैं कि भाई ठीक है मान लेते हैं, और अपने आप को उसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का जीवन जो है वो व्यर्थ होता है भाई, ऐसा जीवन नहीं हमको जीना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को कैसा जीना चाहिए, संघर्ष करके सफल हो करके अपने सारे सपने पूरा करना चाहिए, किसी समस्या से नहीं घबराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो समझौतावादी जो जीवन है, ऑप्शन नंबर बी इसका व्यर्थ है। ये कभी भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, दुनिया के सारे महान व्यक्ति यही कहते हैं कि समझौतावादी जीवन जो होता है वो व्यर्थ होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। इन चारों में से कौन सा समास है जिसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। समास आपने पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है। तो कौन सा इसमें सही उत्तर है बताओगे। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास जो होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें जो पहला पद होता है वो हमेशा क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है, और कुछ नहीं होगा। ना वो क्रिया होगा, ना वो सर्वनाम होगा, ना वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा संज्ञा होगा। ठीक, जैसे उदाहरण भी हम आपके साथ में लेकर के आए हैं ताकि आप जो है एक बार द्विगु समास समझ लें तो दोबारा भूलें ना। द्विगु समास पे कोई भी प्रश्न आए दोबारा तो आप उसको गलत न करके आएँ। ठीक है, तो हम आपके लिए इसीलिए इतना बड़ा जो है व्याख्या लेकर के आते हैं उदाहरण के साथ में। त्रिफला, त्रि मतलब देखो त्रि है ना स्टार्टिंग में, त्रि जो है वो संख्यावाचक शब्द है। ठीक है, और फला, फला का मतलब है, इसका अर्थ क्या है देखो, विग्रह बताया गया है आगे, तीन फलों का समाहार। मतलब जहाँ तो तीन फल, फाल जो होते हैं, हल जानते होगे आप, प्राचीन समय में जो
जिसे बैलों से जुताई की जाती थी उसको त्रिफला बोलते थे, क्योंकि उसमें 3 हल फलदार होते थे, तो उनको कंबाइन करके बनाया जाता था समूह में लगा करके, तो इसको त्रिफला बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नवग्रह, नव पहला पद संख्यावाचक और फिर अगला संज्ञा ग्रह, नवग्रहों का समाहार या नवग्रहों का समूह, नवग्रह। ठीक है, तो समझ गए ना द्विगु समास को पूरी अच्छी तरीके से। चलो हाँ, तो टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, देर से ही सही लेकिन सफलता बहुत मिलनी चाहिए, बहुत मन की मिलनी चाहिए, सपने सारे पूरे होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि आप लोगों का जो है वो वक्त आता है, जो कम मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा हवा में उछलने लगते हैं, उनका एक वक्त आता है, और आप जो है, हमारा जो है, आपका वक्त नहीं आएगा, पूरा दौर आएगा। ठीक है, कूद फल की खामोशी है, फिर नया शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है। और हमारे सारे विद्यार्थियों का, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब का एक दौर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र, भाई राजपुत्र कौन है इसमें? कोई नहीं है भाई, सब किसान पुत्र हैं, सब मजदूर पुत्र हैं, और सभी लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं। ठीक है, राजपुत्र इसमें से कोई नहीं है, लेकिन राजपुत्र में समास कौन सा है ये तो सब लोग जानते हैं। सब जानते हैं ना? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा समास है इसमें? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब अच्छा, तत्पुरुष समास होता क्या है ये पूरा हमने नीचे व्याख्या में दिया हुआ है, ताकि दूसरा कोई प्रश्न तत्पुरुष समास से रिलेटेड आए तो गलत ना होने पाए। तो अब कैसे हिंदी में कैसे प्रश्न गलत होंगे, हम यहीं पर एक एक प्रश्न में ही आपको सारी संधि समाज समझा देने वाले हैं, सारे समास, सारे अलंकार, सारे रस, तो हम सब कुछ समझा देने वाले हैं यहाँ पर। तो कोई प्रश्न कैसे गलत होगा, हम भी देखते हैं कैसे कोई प्रश्न गलत हो सकता है। तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसा समास जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता है, अंतिम पद, दूसरा वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है, तथा कारकों, कर्ता व संबोधन को छोड़ कर विभक्ति प्रथम पद और दूसरे पद के बीच में लुप्त होती है। जो दोनों पदों के बीच में विभक्ति होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, वो लुप्त होती है दोनों के बीच में। जैसे इसमें देखो, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये इसका सही है, और षष्ठी तत्पुरुष है ये। ठीक है, कैसा है, संबंध बता रहा है ना, राजा का पुत्र, तो संबंध वाचक है, इसलिए इसको षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं, राजा पुत्र। ऐसे ही रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, देखो दूसरा पद पर्यायवाची है, ग्रस्त नहीं बदलने वाला, इसमें रोग बदल सकता है। ठीक है, ऋणग्रस्त हो सकता था। ठीक है, तो इसमें दूसरा पद ज़्यादा पर्यायवाची है, वो जो है प्रधान है, और पहला पद कैसा है, गौड़ होता है। ठीक है, ये जो तृतीया तत्पुरुष है, ठीक है, रोग से ग्रस्त, ठीक है, से के द्वारा, करण कारक। समझ गए? आगे बढ़ें तो ये समझ गए ना कौन सा इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें जो है संबोधन और कर्ता और ये जितने भी कारक हैं इनके द्वारा ये सब दोनों जो पद होते हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेमेल शब्द को चिन्हित करना है, इनमें से कौन बेमेल है, मेल नहीं बैठ रहा है, चार में से कौन अलग दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, समस्या, कठिनाई, जटिलता और खेद। देखो समस्या सबके जीवन में आती है, समस्या को ही हम कठिनाई भी कहते हैं, उसी को हम जटिलता भी कहते हैं, लेकिन खेद जो है वो अलग है। खेद का मतलब होता है दुख। ठीक है, तो समस्या, कठिनाई, जटिलता ये शब्द पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, लेकिन खेद शब्द इसमें अलग है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे जीवन में समस्या हो सकती, कठिनाई हो सकती, जटिलता हो सकती, लेकिन हमारे जीवन में खेद नहीं होना चाहिए। हमें समस्या से लड़ना है, ठीक है, और इन परेशानियों से जीत जाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस समास का पूर्व पद जो पहला पद होता है, पूर्व पद जिसको बोलते हैं,
वो प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। अभी जो हमने तत्पुरुष समास आपको समझा रहे थे तो हमने बोला था कि इसका भाई दूसरा पद प्रधान होता है। इसके पहले जब हम आपको द्विगु समास बता रहे थे तब हमने बताया था कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, जो अभी का प्रश्न है वो पूछ रहा है जिसमें पहला पद प्रधान हो, उस समास को क्या बोलेंगे बताओ। संबंध, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययी भाव, क्या बोलेंगे उसको भाई। ठीक है, तत्पुरुष तो नहीं होगा, अभी हमने बताया था कि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है हमेशा। ठीक है, पहला पद क्या होता है, वो गौड़ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पूरा जो पहला पद प्रधान होना चाहिए। तो कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययी भाव, इन तीन में से बताना है, जल्दी से बताओ कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमने बात की थी कि जो अव्यय होते हैं, पहले बात की थी ना हम लोगों ने अव्यय की परिभाषा, अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्द और अव्यय शब्द कैसे होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, ना तो उन पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना तो उन पर वचन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ना ही उन पर कारक का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे जो कोई शब्द हैं जिनको घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो तो हमेशा प्रधान हैं, वो प्रधान हैं, प्रधान थे, प्रधान बने रहेंगे। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रतिदिन, मतलब दिन दिन रोज जो काम होता है उसको प्रतिदिन बोलते हैं। ठीक है, बोल देते हैं हम लोग, ये अव्ययी भाव समास है। जैसे यथार्थ, मतलब अर्थ के अनुसार। ठीक है, यथार्थ ये भी कैसा है, एक अव्यय शब्द है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, उसके अलावा बेकाम, बिना काम का। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वो अव्ययी भाव समास हैं। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, इसके साथ में अव्यय भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, समझ गए ना इसको पूरी तरीके से। हाँ, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन सा है। हम जानते हैं कि भक्ति काव्य दो प्रकार का होता है, एक सगुण होता है, एक होता है निर्गुण। ठीक है, तो इसमें निर्गुण भक्ति काव्य का कौन सा इसमें कवि है बताओ। सूरदास जी, कबीरदास जी, केशव जी, तुलसीदास जी, बताओ इसमें कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हमारे कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के महान कवि हैं। ठीक है, सबसे महान कवियों में इनका नाम नहीं गिना जाता है, क्योंकि जो है बहुत अच्छा कवि हैं और इन्होंने कभी भी जो सगुण रूप है भगवान का उसको नहीं माना। और ये क्या निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जो संत होने के बाद भी कैसे थे, पूर्णतः गृहस्थ जीवन जीते थे। ऐसा नहीं संत हैं तो सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिया। अरे भाई, आप संन्यास ले लोगे, दुनिया थोड़ी संन्यास ले लेगी। तो ऐसा कवि जो है, ये कौन से कवि थे जो पूर्णतः गृहस्थ जीवन भी दिया और इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर जो होते हैं, ढोंग ढकोसले जो होते हैं, मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियों की लगा करके पूजा कर रहे हैं, उन पे प्रसाद चढ़ा रहे हैं, बहुत सब जप तप जो कर रहे हैं। ठीक है, अवतारवाद आदि का उन्होंने क्या किया, घोर विरोध करते हुए क्या प्रचार किया, एकेश्वरवाद का प्रचार किया कि भाई ईश्वर एक ही है, बहुत सारे ईश्वर नहीं हैं, और निराकार ब्रह्म की उपासना का महत्व दिया कि जो ब्रह्म है वो कैसा है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, वो कोई एक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कहा जाता है, कबीर जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संविधान से है लेकिन हिंदी भाषा से संबंधित है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का रूप में स्वीकार किया गया है। किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। बताओ, क्या अंग्रेजी भाषा को दिया गया है, कद्दू नहीं दिया गया है, उर्दू को नहीं दिया गया है, तमिल को भी नहीं दिया गया है, हिंदी। इसका सही उत्तर हिंदी है। और हिंदी का इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ये बहुत बार अब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एक बार याद रखेंगे हम, आप सभी लोग अब याद रखेंगे, अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, कि संविधान का जो भाग 17 है, ठीक है, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 आर्टिकल नंबर 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि कौन सी, देवनागरी होगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो राजभाषा को कौन है, हिंदी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला पढ़ते हैं, आगे आ जाइए। पहला ये प्रश्न देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है भाई। कामायनी महाकाव्य बहुत ही फेमस महाकाव्य है। ठीक है, और इस महाकाव्य के रचयिता कौन है, क्या सूरदास हैं, प्रेमचंद हैं, कबीरदास हैं, जयशंकर जी हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर जी जो हैं वो हमारे, आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो छाया
छायावाद के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी और निराला जी और हमारे महादेवी वर्मा जी और चौथे कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये 4 स्तंभों में भी इनका एक नाम आता है। छायावाद के 4 स्तंभों में एक चौथे स्तंभ हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बहुत ही महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है कामायनी। ठीक है, इसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद जी ने। इनके द्वारा जो अन्य काव्य हैं, देखो सब आपकी जो व्याख्या में हम इतना लेकर के आते हैं कि एक प्रश्न में 10 प्रश्न कम से कम आपके तैयार हो जाएं और या तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वो। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारी मेहनत को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और हिंदी जो है, अब आपकी हिंदी में कोई प्रश्न गलत नहीं होने पाएंगे। ठीक है, चित्रधार, कनक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, कामायनी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? बताओ, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की है, रीतिकाल की है, भक्ति काल की है या आधुनिक काल की है? बताओ, जल्दी बताओ। इसका सही उत्तर क्या है? भक्ति आदिकाल की जो है ये पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। इसकी रचना किसने की थी? रचयिता कौन है इसका? चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई। और इसमें ये किसकी कहानी है? पृथ्वीराज तृतीय जो थे, ठीक है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जो चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिनको मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था 1192 में। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान, उनकी जो है ये पूरी रचना है, उनके जीवन वृत्तांत पर ये पूरी रचना लिखी गई है। उन्हीं के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने ये पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ये आदिकाल की रचना है हिंदी में, और आदिकाल की अन्य रचनाएं भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं ताकि आप गलत ना हो कभी भी। विसलदेव रासो, ठीक है, नरपति नल्लाह ने लिखी है। परमल रासो जगनिक ने लिखी है। विजयपाल रासो नल्ला सिंह ने लिखा है। तो ये कुछ आदिकाल की और रचनाएं थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका सही उत्तर बताएंगे। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ आपके सामने हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ये देखिए, तारीफ़ में कवि लिख रहा है, क्या उम्दा लेवल की तारीफ़ कर रहा है। आप लोग भी अपने जो है प्रिय बंधुओं की और प्रिय प्रियाओं की तारीफ़ करने बहुत सारी कविताएं लिखते होंगे। बहुत से लोग इसमें से शायरियाँ लिखते होंगे, कुछ लोग कहानी लिख देते होंगे पूरी। तो आप इस तरीके से जब तारीफ़ करेंगे तो सामने वाला बहुत ही खुश महसूस करेगा। ठीक है, बहुत प्रसन्न हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो तारीफ़ करना भी एक कला होती है। ठीक है, इसको सीखिए। बताइए, अच्छा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये बताइए, कौन सा अलंकार है भाई इसमें? बताओ, जल्दी से बताओ। रूपक है, श्लेष है, उपमा है, मानवीकरण है? जल्दी बताओ, कौन सा अलंकार है इसमें? ठीक है, जो भी अलंकार है अभी आपको हम पूरी तरीके से समझा देंगे, वो अलंकार दोबारा आपको नहीं भूलने वाला। चलो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें मानवीकरण अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार आज के बाद अब नहीं भूलने वाले हैं। देखिए, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? देखो, समझिए, ध्यान से सुनिएगा। जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव मानव की तरह किया जाता है या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो हमारे यहाँ अभी इस पंक्तियों में देखा आपने कि जो संध्या है वो एक निर्जीव चीज़ है। ठीक है, वो तो एक टाइम होता है जब सूर्यास्त का समय होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो संध्या है प्राकृतिक घटना है एक, उस प्राकृतिक घटना को एक परी सुंदरी
एक बहुत ही सुंदर स्त्री के जैसे दिखा दिया गया है उसको, और मानव का रूप में दे दिया गया है उसको, और बताया गया है कि वो आसमान से, मेघमय आसमान से, जो बादलों युक्त शाम का आसमान होता है, वहाँ से वो उतर रही है। कैसे? धीरे धीरे, संध्या सुंदरी परी सी। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या कर दिया गया है, उसका मानवीकरण कर दिया गया है। तो किसी भी निर्जीव वस्तु का जहाँ पर भी मानवीकरण कर दिया जाए, ठीक है, उसको मानव की तरह चलते फिरते हंसते खेलते दिखाया जाने लगा कवि के द्वारा। तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप मानवीकरण नहीं बोलने वाला ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, तो एक जो छोटा बड़ा आप कक्षा 1-2 में सीखते हैं उसका प्रश्न है। ये तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है भाई, किसके बाद आता है बताओ, क्या है इसका सही उत्तर? छा किसके बाद आता है? तो छा जो है हिंदी शब्दकोश में, वो शब्द का क्रम का के बाद आता है। छ, का, सा, का प्लस खा, अर्थात यह का के बाद आएगा। इनमें से ये किसके, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम छत्रंगियाँ वाला सोचने लगे। नहीं भाई, ये जो छा शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, जो छा वर्ण है ये संयुक्त वर्ण है, और ये का और खा के मिलने से बनता है क्षा। ठीक है, तो ये का के बाद आता है। ठीक है, शब्दकोश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। भाई हमारे यहाँ तो अक्ल का दुश्मन कोई नहीं, जो भी ये पढ़ रहा है वो तो भाई बहुत अक्लमंद इंसान है। यहाँ तक आप पढ़ लिए, लगभग 30-40 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, और मान लीजिए 40 प्रश्नों के माध्यम से भी हमने एक एक प्रश्न में इतनी लंबी लंबी व्याख्याएं पढ़ी हैं कि आपने कम से कम हिंदी का जो है आधा ग्रामर कवर कर लिया है लगभग। ठीक है, आपने संधि भी कवर कर ली है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, विग्रह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर कर चुके हैं हम लोग। तो भाई हम ये लोग जो इतना पढ़ के आया है वो अक्ल का दुश्मन नहीं हो सकता। अक्ल का दुश्मन कौन है भाई बताए? जो ये प्रश्न गलत करेगा वो है अक्ल का दुश्मन। चलो इसका सही उत्तर क्या है बताओ? अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? मित्र, महामूर्ख, महापंडित, शत्रु। इसका सही उत्तर क्या है? महामूर्ख। जो महामूर्ख व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो ये प्रश्न भी गलत कर दे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अक्ल का दुश्मन। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं, पिताजी कहते हैं, जब पिताजी ने बोला ये काम करके लाओ और तुम नहीं कर पाए, तो पिताजी बोलते हैं अरे अकल के दुश्मन। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका अर्थ क्या होता है? महामूर्ख। ऑप्शन नंबर सी। अगला, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। बताओ, इसमें 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन से भाग में अशुद्धि है? चलो बताओ, जल्दी बताओ इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ठीक है, बताओ कौन सा इसमें सही है, कहाँ गलती है इसमें गलती निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बी वाला जो पार्ट है जिसमें इसमें बेकार में लिखा है, धनवान को व्यर्थ में सहायता न देकर कोई लाभ ना होगा। सही बात है, ये तो है, बन गया। ये बेकार में फालतू में लिखा है, बेकार में यहाँ बेकार में ही लिखा है, क्योंकि देखिए धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ये तो पूरा सही हो गया प्रश्न भाई, पूरा सेंटेंस पूरा हो गया। अतः जो बेकार शब्द लिखा हुआ है इसको जो हम हटा दें, ये बेकार, व्यर्थ सही है, यहाँ पे बेकार गलत है, बेकार नहीं होना चाहिए। तो व्यर्थ की जगह हम बेकार की जगह हम केवल व्यर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही था। अगला देखते हैं हम, हमारे सामने अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताओ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? इसमें कौन सा सही लिखा है? सर्वोत्तम का इस तरीके से लिखा जाता है, सांसारिक इस तरीके से लिखा जाता है, कीर्ति इस तरीके से लिखा जाता है, सच्चिदानंद इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें से कौन सा सही है? एक सही है, बाकी 3 गलत है। बताओ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद ऐसे ही लिखा जाता है। ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें लिखा हुआ था, जबकि सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम आधा ता होता है, इसमें अलग से होता है। ठीक है, और सांसारिक होता है, ना कि संसारिक होता है। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति का शुद्ध क्या होता है? कीर्ति होता है, छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उपसर्ग का प्रयोग होता है। बताओ भाई, जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? उपसर्ग हमारे वहाँ क्या होता है, नए शब्द बनाने के लिए दो चीज़ें लगाते हैं, एक तो उपसर्ग लगाते हैं हिंदी में और एक लगाते हैं प्रत्यय। ठीक है, बताओ तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है या शब्द के मध्य में होता है या शब्द के अंत में होता है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर बताएंगे जल्दी हमारे बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न है और अब जल्दी से बताइए। वीडियो ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग फिर, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बताओ इसका सही उत्तर क्या है? उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि में। आदि का मतलब प्रारंभ में। जो शब्दांश, अब उपसर्ग को समझ लेते हैं, इसके बाद आप दुनिया में कोई भी उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आ जाए आप गलत नहीं करने वाले हैं, आप एकदम सही करके आने वाले हैं उसको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उपसर्ग होता क्या है। तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में मतलब प्रारंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण भी समझ लेते हैं, जैसे जय शब्द का अर्थ विजय से है, परंतु इस शब्द के आगे परा उपसर्ग जोड़ देने से पराजय शब्द बनता है जिसका अर्थ हारने से है, पराजय। ठीक है, तो इस तरीके के उपसर्ग होते हैं, ये शब्द के अंत में ना जुड़ करके ये प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, और उनका अर्थ बदल देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा अब एक प्रत्यय भी समझ लेते हैं। अच्छा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ में आते हैं, भाई भाई हैं दोनों, तो बड़े भाई को समझ लिए तो छोटे भाई को भी समझ लेते हैं भाई। ठीक है, तो मिठास शब्द में क्या प्रत्यय है? बताओ, मिठास शब्द में प्रत्यय क्या है? मीठा, ठास, आस या प्यास? भाई साहब, इसका सही उत्तर जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मिठास। ठीक है, मीठा के शब्द में जो है क्या जुड़ गया है? आस शब्द जुड़ गया है। तो अब हम समझ लेते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग तो समझ लिया हमने किसे कहते हैं, अब ये भी समझ लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वो शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, क्या ध्यान देना, अंत में जुड़ते हैं। आज के बाद आप उपसर्ग और प्रत्यय में कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले। उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है शब्द के। तो वो शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द कहाँ जुड़ते हैं? ये शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे उदाहरण आस, इसमें जो है वो एक इच्छावाचक प्रत्यय है जो इच्छा का बोध कराता है। जिस भी शब्द में जुड़ेगा ये पीछे उसमें इच्छा दिखाएगा उसकी। ठीक है, तो ये मिठास शब्द में जुड़ गया, तो मीठा शब्द में जुड़ करके आस क्या हो गया? मिठास हो गया, अर्थात मीठा का भाव। ठीक है, वैसे ही प्यास, निकास, हरास, बहुत सारे ऐसे शब्द बन जाएंगे। तो अब हम आई थिंक आप प्रत्यय और उपसर्ग आपका बहुत क्लियर हो गया होगा। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, बहुत ही धुआंधार तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद करना है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सत्याग्रह, सतग्रह, सत्याग्रह और सत्य धन आग्रह, इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से बताएंगे। ये संधि का भी सवाल हम लोग चलते चलते देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। पहले हम संधि का एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो सत्याग्रह कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन नंबर जल्दी बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्य धन आग्रह। जो सत्य के लिए आग्रह किया जाता है उसको सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी का बहुत बड़ा हथियार था। इसकी खोज किसने की थी? गांधी जी ने ही की थी सत्याग्रह की। ठीक है, तो सत्याग्रह सत्य धन आग्रह है। यहाँ कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। आपसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक संधि के प्रश्न में बताया था कि जिसमें आ और आ दो वर्ण मिल जाते हैं, सेम कैटेगरी के वर्ण जब मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं और वो क्या हो जाती है? दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे इसमें आ था सत्य में पीछे और इसमें बड़ा आ पीछे भी था दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में, तो आ और आ मिल करके आ बन गया बड़ा और ये हो गया सत्याग्रह। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि है जिसमें दो सवर्ण आ और आ मिल करके दीर्घ आ बन जाते हैं। ठीक, समझ गए ना?
अब आप ये दीर्घ स्वर संधि भी नहीं भूलने वाले कभी। ठीक, आगे बढ़िए। आगे अब हम लोग कल ही बढ़ेंगे, अगले पीरियड अगले चैप्टर में बढ़ेंगे या अगले एपिसोड में बढ़ेंगे, अगले वीडियो में बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतने प्रश्नों को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। ये प्रश्न ही प्रश्न नहीं थे, इसमें हमने व्याख्या में बहुत लंबा स्टेटमेंट दे करके पूरी परिभाषाएं, पूरे उदाहरण, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है ताकि आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप जो है वो केवल प्रश्न ही रट के ना जाएं, वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ के जाएं। प्रश्न रट के ना जाएं, कॉन्सेप्ट समझ के जाएं, ताकि आपका कोई प्रश्न न गलत हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी मेहनत को थोड़ा सा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और पढ़ते रहेंगे। जाइए परीक्षा में बैठिए, निश्चित रूप से हिंदी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, ये इस बात की गारंटी है। और भी हम अगले प्रश्नों के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ में हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।